साइम अयूब अनफिट हुए हैं, इस इंजर्ड हो गए इस टेस्ट मैच के दौरान जो कभी चल रहा है। आपके ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा धचका है? क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी चैंपियंस ट्रॉफी इसी के इर्द गिर्द डिज़ाइन कर रहा होगा ना, जिस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंसेस दी। देखो बेसिकली सैम के जाने से इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है पाकिस्तान के चैंपियन बनने में, हो सकता है वो बहुत बड़ा। देखें आप उसको देखते हैं एज ए ओपनर, वो ओपनर जो इनफॉर्म, वो ओपनर जो अपोजिशन के लिए बड़ा सीरियस थ्रेट है, वो ओपनर जो 10 ओवर करने के फुली लोडेड है कि आप उसको जिस नए बॉल पे भी बॉल करवा सकते हो, मिडल में भी करवा सकते हो, जब कोई अच्छा आप समझते हो वो बॉल भी कर सकता है 10 ओवर। अगर मैं कोच हूँ तो मतलब आप बैटिंग से हट के वेरी यूटिलिटी। अब आप देखें पूरे ग्राउंड में जिस जगह पे भी आप खड़ा करना चाहे उसका वो स्पेशलिस्ट फील्डर भी है, तो वो एक अलग ही पहचान बन चुका हुआ है दुनिया की क्रिकेट में। और दूसरा अभी इमर्जिंग प्लेयर में उसका नाम भी है कि टॉप 5 में, मीन्स के मैं समझता हूँ कि उसको, या वो श्रीलंकन प्लेयर जिसने डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, इन दोनों में से किसी ना किसी को प्लेयर ऑफ द इमर्जिंग प्लेयर होना चाहिए। तो इतनी क्वालिटी, जो मेंडेस है, देखें आप अगर श्रीलंका का जो जिसने रन्स किए हैं बड़े जी, वो उसने डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड भी था, 100+ का स्ट्राइक, कमांडो मेंडेस मेरा ख्याल है, कमांडो मेंडेस, यस एग्जैक्टली। तो अगर आप सैम की बात करें, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, अगर सैम और फखर जमान अगर चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन करते हैं पावर तो आपस देखें, आप जब आप क्रीज पे होते हैं, आपकी बॉलिंग जो अपोजिशन होती है उस पर आपका कितना थ्रेट होता है, आपके पास स्कोरिंग शॉट और गैप्स में खेलने वाले शॉट्स कितने। बाबर, सैम और फखर के पास ये शॉट ऑफ रेंज बहुत ज़्यादा है। तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा अपसेट होगा अगर सैम अयूब चैंपियनशिप ना खेल सका। ये 19-20 वही टाइम फ्रेम है जलाल साहब, जब हम साइम की बात करते हैं। 2023 में जरा हम वापस चले जाएं तो नसीम इंजर्ड हुए थे, LPL गालिबन लंदन प्रीमियर लीग खेलते खेलते, और उसी किस्म का टाइम फ्रेम था कि एशिया कप सर पे खड़ा हुआ था एंड देन वर्ल्ड कप था। हम फिर उसी मुश्किलात में घिर गए। देखिए जाहिर है साइम अयूब को अगर आप 3 महीने पहले देखें तो लोग यही कहे जा रहे थे कि भाई इन्हें इतना मौका दे दिया, किसी और को नहीं दिया गया। तो इसका मतलब है कि किसी ने ये ज़रूर जज किया था कि इनमें वो टैलेंट है जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा विजडम की बात होती है कि आपको ये नज़र आ जाए कि ये बच्चा इंटरनेशनल टैलेंट है इसमें, या मटेरियल है या नहीं है। तो एक तो बात होगी, 3 महीने पहले उनको कोई ज़्यादातर लोग बुरा भला कह रहे थे कि इतना मौका किसी को नहीं मिलता। दूसरा ये कि आइडेंटिफाई ऑफ टैलेंट जो है वो अर्ली एज में अगर कर लिया जाए, बल्कि साइम अयूब को तो हमने ही किया था, हम 2016 में इनको ले गए थे इंडिया एक टीम के साथ, अपने अंडर 15 के साथ, वहाँ ये मैन ऑफ द मैच और सारे इन्होंने बहुत सारे जीते थे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट अर्ली एज में होना चाहिए, और जब आप ये इस्टेब्लिश कर लें कि ये टैलेंट इंटरनेशनल मटेरियल है तो उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जैसे साइम अयूब को मिली। अब जाहिर है कि वो एक क्वालिटी प्लेयर बन गए हैं, तो उनसे जाने का टीम में असर तो जरूर पड़ेगा, मगर हम जो कह रहे हैं कि बस ये नहीं है तो सारी चीज, तो ये भी एक वो सिस्टम की खराबी है कि हमारे पास ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो अगर एक टॉप प्लेयर निकल जाता है तो आप उसके जगह पे दूसरा प्लेयर उस जैसा ना हो तो उससे मिलता जुलता प्लेयर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि आप इंडिया की मिसाल ले सकते हैं आसानी से। तो ये भी सिस्टम की खराबी है, एक प्लेयर पे आप टोटली डिपेंड नहीं कर सकते। एक टीम होती है जो सारे 11 प्लेयरों का रोल होता है, उसका रोल जाहिर है जो अच्छा प्लेयर होता है उसकी अहमियत है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो मगर ये चीज़ होना भी एक खराबी है। साइम अयूब से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, मगर इसका अल्टरनेट नहीं होगा। मगर लग ये रहा है कि अब शायद फ़खर ज़मान को अब शायद माफ़ी मिल जाए, क्योंकि साइम अयूब शायद नहीं होंगे। फ़खर ज़मान की माफ़ी आसान हो गई है मुजाहिद साहब इसके बाद। देखो इमरान, बात ये है कि मैं साइम अयूब को क्यों इतना हाईली रेट कर रहा हूँ, उसके पीछे एक चीज़ है कि जो उसने दूसरे मैच में वनडे क्रिकेट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इनिंग खेली, पिच थोड़ा सा स्टिकी था, रुक के आ रहा था, उसमें उसने शॉट को कंट्रोल किया, मिनिमाइज किया और मिल्किंग किया, सिंगल डबल्स पे किया, अपने नेचुरल गेम से हट के खेले। गेम से हट के जब आप मैच्योरिटी की तरफ जाते हो और उस लेवल पे आपको ये फील होना शुरू हो जाए कि यार मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, मैं मैच विनर बन सकता हूँ, तो उस मैच में वो सारी रिफ्लेक्शन नज़र आई जो एक क्वालिटी प्लेयर्स में जो मैच्योरिटी की तरफ इतनी रैपिडली जा रहा है। तो ये सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है, आप वक्त के साथ साथ मैच्योर और ग्रो किस तरह कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
अच्छा जलाल साहब, आप जब अभी फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की ये टीम जो कि इस वक्त साउथ अफ्रीका में खेल रही है, आप इसको मजमूई तौर पर इस टूर से क्या आपके ख्याल में, कुछ जैसे बाबर ने रन्स किए हैं, रिजवान के गलत शॉट्स हैं, पाकिस्तान के बैटर्स मिडल ऑर्डर में आपको लगता है कि टेस्ट मैच बैटिंग के लिए उतने ज़्यादा तैयार नहीं है? देखिए, अब तो हम पहले ही कह रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूँ कि हमारा जो ओवरऑल टीम है वो उनकी टीम से स्टैंडर्ड में कम है। वो तो एक तयशुदा बात है और बार बार ये चीज़ें साबित होती रही हैं। जो भी साइम अयूब के बारे में मुजाहिद जमशेद कहे थे, दैट इज़ कॉल एडाप्टेशन। एडाप्टेशन जिस प्लेयर को आती है वो जाहिर है कि क्वालिटी प्लेयर में उसका शुमार होता है। ये एक वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्लेयर है कि अडॉप्ट करे कंडीशन को, नॉट ए सिचुएशन। हमारे सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, कंडीशन को अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है। जो साइम अयूब ने सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है। और ओवरऑल जो हमारा जो है, अभी मैं ये कह सकता हूँ, जो मेरा अपनी ज़ाती ओपिनियन है कि हमारा, जैसे किसी ने सुना था कि शायद आकिब जान ने कहना कि हर फॉर्मेट की अलग टीम होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए अगर आपके पास वो वॉल्यूम ऑफ प्लेयर मौजूद है। उस और जो आप टैग करते हैं ना किसी को कि ये टेस्ट का प्लेयर है, ये वनडे का प्लेयर है, कोई किसी ने आज तक बताया कि एक टेस्ट प्लेयर की क्या रिक्वायरमेंट होती है या T20 की होती है, और जिस प्लेयर को ले रहा है उसमें ये मौजूद है? आज तक हमने देखा नहीं। मेरी जाती राय में जो शान मसूद हैं वो वाइट बॉल के प्लेयर अच्छे हैं, वो टेस्ट प्लेयर के है ही नहीं। चाहे वो 100 भी बना ले, मगर उनकी जो ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं फॉर पाकिस्तान, वो वाइट बॉल क्रिकेट में कर सकते हैं। तो ये जो टैग लगाना या टैग करना किसी को ये टेस्ट प्लेयर है, ये वो है, उसकी डेफिनेशन डिफाइन करके करें तो हमें भी समझ में आए कि क्यों इसको टेस्ट क्रिकेटर का टैग लगा हुआ है, इसको क्यों T20 का लगा हुआ है। बस जिसको चाहते हैं T20, और अगर आपके पास वो प्लेयर अवेलेबल नहीं है जो हर फॉर्मेट में खेल सके, तो जो टेस्ट प्लेयर होता है जो परफॉर्म करता है टेस्ट में, वो हर फॉर्मेट में खेल सकता है, सिर्फ उसको अडॉप्टेशन करनी आनी चाहिए। वो जो टेस्ट में परफॉर्म कर सकता है वो हर क्रिकेट में कर सकता है, सिर्फ उसकी जो डिफरेंट फॉर्मेट की अडॉप्टेशन है वो अगर उसको क्विकली आती है तो वो खेल सकता है। तो इसलिए जरूरी नहीं जो टेस्ट प्लेयर हो वो T20 या वनडे में नहीं खेल सकता, बिल्कुल खेल सकता है, मगर उसकी वो जो मैंने बात की है अडॉप्टेशन वाली क्वालिटी अगर उसमें मौजूद है तो वो खेल सकता है। और अगर आपके पास वाकई इतना प्लेयर का वॉल्यूम मौजूद है, अभी तो फिर आप उसकी तरफ जा सकते हैं। प्लेयर की वॉल्यूम हो तो जाहिर सी बात है, आप फॉर्मेट टू फॉर्मेट जो है डेफिनेशन डिफाइन करना जरूरी है कि ये क्यों T20 का प्लेयर है। फॉर्मेट टू फॉर्मेट फिर आप डिवाइड कर सकते हैं, ऑब्वियसली उसको जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। बट जहां हम बात कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जिस तरह की पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस हुई, बट फॉलो ऑन के बाद पार्टनरशिप लगना, शान और बाबर आजम वापस रन्स में दिखना, सबसे मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान के लिए कि दैट ही हैज स्टार्टेड गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे थे। जब हम इन ओपनिंग पार्टनरशिप्स पे नजर डालते हैं तो क्या कमाल किया इस ओपनिंग पार्टनरशिप में, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पहली इनिंग में फॉलो ऑन होने के बाद दूसरी इनिंग में 200 रन की पार्टनरशिप लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। जनूबी अफ्रीका में उनके होम ग्राउंड पर किसी भी एशियाई टीम की जानिब से ये सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप है। शान मसूद और बाबर आजम की जानिब से 205 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी शराकतदारी का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इससे कबल आमिर सुहेल और सईद अनवर ने 1998 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 101 रन की ओपनिंग शराकत बनाई थी। पाकिस्तान की जानिब से सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड एजाज अहमद और आमिर सुहेल के नाम है। उन्होंने पहले नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 298 रन वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाए थे। 2019 में शान मसूद और आबिद अली ने श्रीलंका के खिलाफ 278 रन की शानदार शराकतदारी की थी। 2022 रावलपिंडी टेस्ट में इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने 252 रन की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई थी। 1964 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खालिद इबादुल्ला और अब्दुल कदीर ने 249 रन की शानदार शराकतदारी की थी। 2022 में इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने इंग्लैंड के खिलाफ 225 रन की इनिंग्स खेली। सन 2000 में मोहम्मद वसीम और इमरान नजीर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 219 की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई थी। पाकिस्तान की जानिब से समी असलम और अजहर अली 2016 में 215 रन की ओपनिंग शराकत कर चुके हैं और मोहम्मद हफीज और इमामुल हक ने 2018 में 205 रन की पार्टनरशिप लगाई थी। सो जी, पार्टनरशिप्स ये फायदेमंद तो होगी, और फायदेमंद जिस तरह मैंने कहा कि बाबर आजम के लिए, खैर शान वाज आल्सो आउट ऑफ रन्स, बट जिस तरह जलाल साहब ने कहा कि जस्टिफिकेशन देंगे शान को क्यों हम लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर कहते हैं और क्यों ना शॉर्टर फॉर्मेट का, बट बाबर कमिंग इनटू रन्स, मुजाहिद साहब बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब 2
टेस्ट मैचेस और रहते हैं वर्सेस वेस्ट इंडीज जो कि अब खेलेगी पाकिस्तान टीम, एंड देन दो ओडीआईज खेले जाएंगे जो कि ट्राई नेशन होगा, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी। गुड साइन फॉर बाबर कमिंग इनटू रन्स? देखें, ये तो उसको करना था और करना ज़रूरी था, क्योंकि देखें जितने भी रैंकिंग वाले वर्ड्स हैं ना, ये हमारे एशियन के लिए, रैंकिंग गोरों के तो लिए रैंकिंग नहीं बनी। हम खेलते हैं हमेशा माइंड के यार 2 साल से 3 साल से रन नहीं किए, जैसे विराट कोहली रन नहीं कर रहा, रोहित शर्मा नहीं रन कर रहा, लेकिन आपके कहीं ना कहीं ड्यू होते हैं, आपको करने हैं, क्योंकि आप एक तो सीनियर प्लेयर्स हैं और दुनिया के नंबर 1 प्लेयर्स में आपका शुमार होता है, तो आपको अपनी रेपुटेशन के लिए भी उस तरह का परफॉर्म करना होता है। कई दफ़ा 50-60 के बाद आप उस सिचुएशन में आ जाते हैं कि बुरा शॉट मार के आप जाके ड्रेसिंग रूम में बैठ जाते हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या है कि जब आप ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं, 3-4 जब विकेटें गिरती हैं, फिर आप अपने आप को बुरा भला करना शुरू हो जाते हो कि यार मुझे एज ए सीनियर प्लेयर इस तरह के शॉट नहीं मार। हो सकता है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अब बाबर को ये रियलाइज़ हो गया है कि लोग बहुत बातें करने शुरू हो गए, अब मुझे एज ए सीनियर, एज ए टॉप क्लास बैट्समैन, देखें टेक्निकल तो कोई उसमें फ्लॉज नहीं है, जिसको हम कहेंगे कि यार इसको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से रन नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं लेफ़्ट राइट से ऐसा प्रेशर है जो उसको फोर्स करता है कि कहीं ना कहीं उसको चोक होने की सिचुएशन में ज़्यादा नज़र आता है हमें, तो उस चोकिंग सिचुएशन से निकला है, थैंक्स गॉड कि उसने परफॉर्म करना शुरू किया है, और होप के वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैच हैं उसमें भी परफॉर्म करें। मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैच हैं उसमें भी एक इनिंग ही आनी है, अगर पाकिस्तान उसमें भी पाकिस्तान अगर स्पिनर्स की तरफ चला जाता है,